नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लासेस में मैं एनपी सिंह आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं बीए अंतिम वर्ष एवं बीए सेमेस्टर 3 का प्रकरण सहायक संधि को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। भाग फर्स्ट। ये प्रकरण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अपनी अहम भूमिका अदा करने वाला है। इस प्रकरण को पढ़ने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड भी लाया हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा, आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा कि मांझी तेरी किस्ती के तलबदार बहुत हैं। मांझी तेरी किस्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार तो उस पार बहुत है, इस पार तो उस पार बहुत है। जहां खोली है तूने शीशे की दुकान, जहां खोली है तूने शीशे की दुकान, वहां पत्थर के खरीदार बहुत है, वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं। अगर मेरा मोटिवेशन कोड आपको पसंद आया है तो केपी कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। तो सहायक संधि क्या थी? देखो, थोड़े पूर्व की बात करें। सहायक संधि मुद्दे में आने से पहले थोड़ा पूर्व में जाते हैं। भारत के अंदर एक युद्ध हुआ जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को प्लासी नामक मैदान के अंदर लड़ा गया। इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी क्लाइव के मध्य लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई, क्लाइव की विजय हुई, जिससे इस इंडिया में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हुई। इसके बाद में तुरंत बाद में थोड़े समय के बाद में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर नामक एक गांव है पश्चिमी बंगाल के अंदर। वर्तमान की अपन बात करें तो बक्सर का जो युद्ध है 2 टाइम पीरियड की बताया जाता है। एक 17 अक्टूबर 1764 ईस्वी और एक टाइम पीरियड बताया जाता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 1764 को। ये युद्ध भी अंग्रेज अधिकारी मुनरो और 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। बात करें तो एक बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और उस समय मुगलों का शासन था शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य लड़ गया। इसमें अंग्रेज अधिकारी मुनरो की विजय हुई, सेना कम होने के बावजूद भी। क्या कारण रहा होगा? या तो उनके पास तोपखाना बहुत अधिक है। हम सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं, सहायक संधि की बात करते हैं। किसकी सहायक संधि? चलिए, ये सहायक संधि क्या है? 1798 ईस्वी को भारत के अंदर एक नया गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्य विस्तारवादी शासक था। संपूर्ण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकालना चाहता था। इसके लिए फ्रांसीसियों बाहर निकालने के लिए उन्होंने भारतीय देसी रियासत के राजाओं को सैनिक सेवा देने का आश्वासन दिया और उन्हें अपने ऊपर आश्रित कर दिया। इन वेलेस्ली ने देसी रियासत के यहां पर सेना रखी और सेना रखने के बाद देसी रियासत के शासकों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर आश्रित कर दिया। उस सेना का जो खर्चा है वो देसी रियासत की राजाओं के ऊपर डाल दिया। जो खर्चे का बोझ था वो देसी रियासत के राजाओं के ऊपर डाल दिया। इस प्रथा को बोलते थे सहायक संधि प्रथा। ये संधि थी, दोस्ती हुई थी देसी रियासत के राजाओं के मध्य। देसी रियासत में हैदराबाद है, अवध है, मैसूर है, तंजौर के मध्य, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक संधि हुई। इसे इतिहास में कहते हैं सहायक संधि। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहायक संधि के हीरो कौन थे? कि लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? सहायक संधि के जनक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कीजिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। इस सहायक संधि के माध्यम से
भारत के कई देशी रियासतों को ब्रिटिश कंपनी के अधीन विलीन किया गया, मिलाया गया। कौन सी राज्य थे, तो इस पर बात करें। सहायक संधि के तहत जो पहला राज्य है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलय किया गया था, वो था हैदराबाद। जब इन राज्यों को मिलाया गया तब टाइम पीरियड था 1798। सहायक संधि के तहत 1798 में सर्वप्रथम हैदराबाद राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसके बाद मैसूर राज्य को 1799 ईस्वी में, नोट कीजिएगा साथ में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मिलाया गया। उस समय मैसूर राज्य के जो शासक थे वो थे कृष्णराज, बेले जिले के समय। इसके बाद तंजौर को टाइम पीरियड 1799 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलय किया गया। तो वहां के जो नवाब थे, शासक थे, वो थे सर फौजी। इसके बाद अवध को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवध को सहायक संधि के तहत कब विलय किया गया था? ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। तो वो 1801 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1801 ईस्वी में उसको 1801 में विलय किया गया। अवध को नोट कीजिएगा कि सहायक संधि के तहत अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय किया गया था? तो वो 1801 में। और उस समय वहां के जो नवाब साहब थे वो शहादत अली साहब थे। कौन थे? शहादत अली साहब। ध्यान रखिए, ऐसा कौन सा राज्य था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ 2 बार संधि की थी? वो अवध राज्य था। पहला 1801 में और 1800 में। ये ध्यान रखना, 17 ये 2 बार संधि करने वाला अगर कोई राज्य था तो उसका हैदराबाद राज्य। पहला 1798 में की और फिर 1800 में की थी। ये थी सहायक संधि। देखो, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि सहायक संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देशी रियासत के राजाओं की या सेना रखी जाती थी और इस सेना का खर्चा देशी रियासत के राजा चलाते थे। उसको बोलते थे सहायक संधि। कॉपी में नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में अगर प्रश्न आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिएगा, बिना समय गंवाए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि क्या है? चलिएगा, भाग फर्स्ट की बात करेंगे, भाग 2 भी आएगा। सहायक संधि परिचय में पढ़ेंगे क्या थी। सहायक संधि प्रथा का विकास कैसे हुआ, इसके गुण कैसे थे, सहायक संधि की अच्छाई कैसी थी, क्या क्या फायदा हुआ सहायक संधि से कंपनी की सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित होना, इनका प्रमुख गुण। यूरोपीय शक्तियों के भय से मुक्ति, देश में आंतरिक शांति की स्थापना, देशी राज्यों के आंतरिक शासन पर कंपनी का नियंत्रण, देशी राज्यों में आपसी झगड़ों का अंत, ये बिंदु है। कंपनी का राज्य युद्ध से मुक्त होना। ऐसा क्या कारण हुआ इस तहत के तहत? कंपनी की भूमि पर युद्ध न लड़के ये देशी रियासत के राजाओं की इस भूमि के ऊपर युद्ध लड़ा गया। कंपनी के साम्राज्य में वृद्धि, कैसे इस संधि के तहत कैसे कंपनी का साम्राज्य की वृद्धि हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। कंपनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि, तो इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके लिए आपको अंतिम समय तक मेरे साथ इस वीडियो में बना रहना पड़ेगा। एक एक बिंदु पर बात करेंगे। इसके सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, हमारे लिंक के ऊपर डाल देंगे। जब भी आप इस तरीके से अपने नोट्स भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं केपी कॉलेज से। अन्य कोई भी जानकारी के लिए आप इस पर संपर्क करें, ठीक है? ये ध्यान रखियो, ये अपने नंबर है तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये ध्यान रखना। चलिएगा, सहायक संधि क्या है? 1798 ईस्वी को 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर
जनरल बनकर आया। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने, यह एक साम्राज्यवादी गवर्नर था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने व फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकालना चाहता था। फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकालना चाहता था। तो उसने सायक संधि की नीति अपनाई। संधि की नीति अपनाई। गवर्नर ने भारतीय देशी रियासत के राजा, गवर्नर ने भारतीय देशी रियासत, अवध है, बंगाल है, देशी रियासत के राजाओं को, गवर्नर ने भारतीय देशी रियासत के राजाओं को सैनिक सेवा का आश्वासन देकर या लिख देता हूं, देकर अपने ऊपर आश्रित किया। लिखिएगा, अपने ऊपर आश्रित किया। अपने ऊपर आश्रित किया कि हम आपको सेना देंगे, और अपने ऊपर आश्रित कर दिया। इस सेना का खर्चा ब्रिटिश कंपनी ने, सेना का खर्चा यहां लिख देता हूं, ब्रिटिश कंपनी ने सेना का खर्चा देशी रियासत के राजाओं पर, रियासतों के राजाओं पर डाल दिया। राजाओं और शासकों पर, राजाओं पर डाल दिया। इस प्रथा को सायक संधि कहा जाता था। इस प्रथा को साथ में लिखिएगा, नोट कीजिएगा, इस प्रथा को सायक संधि प्रथा कहते थे। ये ध्यान रखना। सायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देशी रियासत के राजाओं के यहाँ सेना रखी जाती थी, और इस सेना का जो खर्चा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इन सेना का खर्चा है वो देशी रियासत के राजाओं के द्वारा चलाया जाता था, उठाया जाता था। उसे इतिहास में सायक संधि कहा जाता है। सारा खर्चा देशी रियासत के राजाओं पर। वो कौन से देशी रियासत के राज्य थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलय किए थे, और उसके राजा कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कंपटीशन एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है। ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ऊपर वाली लाइन, ये ध्यान रखना। सायक संधि के तहत, साथ में लिखिए, सायक संधि के तहत
कहीं भारतीय राज्यों, कहीं तहत, कहीं देसी रियासतों को भारत के अंदर मिलाया गया, भारत में मिलाया गया। सर्वप्रथम सायक संधि के तहत, सर्वप्रथम सायक संधि के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, सायक संधि के तहत हैदराबाद राज्य को 1798 ईस्वी में कंपनी में मिलाया गया, कंपनी में मिलाया गया। उस समय हैदराबाद के नवाब निजाम शाह थे। उस समय ये संधि, उस समय हैदराबाद के नवाब निजाम शाह थे, निजाम शाह थे, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो सायक संधि है वो 1799 ईस्वी में मैसूर के साथ में की गई। 1799 ईस्वी में मैसूर के साथ में की गई। उस समय मैसूर के शासक कृष्णराज थे, नोट कीजिएगा। इसके बाद सायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने वाला राज्य था, वो था तंजौर। तंजौर के साथ जो संधि की थी, तब टाइम पीरियड था 1799 ईस्वी में। उस समय जो तंजौर के जो शासक थे, जिनका नाम था सरफोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफोजी। इसके बाद में अवध ने सायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सायक संधि के तहत अवध राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिलाया गया था? 1801 ईस्वी में। अवध राज्य के साथ संधि कब हुई थी? नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1801 में। उस समय जो अवध के जो नवाब थे वो थे शहादत अली। कौन थे? शहादत अली, ये ध्यान रखना। शहादत अली साहब हैं, वो उस समय बंगाल के नवाब थे। उनके साथ वेलेजली ने संधि की थी। इसके बाद में हैदराबाद ने पुनः संधि की थी 1800 में। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सायक संधि पर 2 बार हस्ताक्षर किए थे? वो था हैदराबाद राज्य। हैदराबाद ने पहला हस्ताक्षर किया, तब टाइम पीरियड था 1798, और दूसरे नंबर पर जब हस्ताक्षर किए तब हैदराबाद का जो टाइम पीरियड था वो था 1800 ईस्वी में। नोट कीजिएगा। सायक संधि का जनक, सायक संधि का जो जनक कौन था, ये प्रश्न आ जाए। सायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली था। लिखिएगा परिचय में, लॉर्ड वेलेजली को सायक संधि का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना। यहां पर लिखता हूं, लॉर्ड वेलेजली को सायक संधि का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। कुछ इतिहासकार के द्वारा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को सायक संधि का जनक बताते हैं। कुछ इतिहासकार हैं, कुछ बहुत सारे इतिहासकार देखो होते रहते, सभी का अलग अलग मतभेद होता है। तो कुछ इतिहासकार के द्वारा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को सायक संधि का जनक बताया जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर को डुप्ले को सायक संधि का जनक बताया जाता है। किसको? डुप्ले को। यह ध्यान रखना। कई राज्य मिलाए गए। कई बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सायक संधि के तहत कौन कौन से राज्यों को विलय किया गया था, या यूजीसी नेट के अंदर भी ये बहुत बार ये सवाल पूछा गया है
कि कब कौन से राज्य को विलय किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हैदराबाद राज्य है, सबसे पहला विलय किया गया 1798 ईस्वी। आइए एक एक बिंदुओं पर अपन बात करें। सायक संधि यहां मैं मिटा देता हूं, आप लिखा होगा, नहीं हो तो फिर आप वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। सायक संधि का विकास, सायक संधि का विकास, सायक संधि का विकास, ये ध्यान रखना। सायक संधि का विकास, विकास कैसे हुआ, एक बिंदु। सायक संधि के तहत आवश्यकता होने पर अंग्रेजी कंपनी द्वारा देशी रियासतों को सैनिक सहायता देती थी, इसके बदले में उससे विपुल धनराशि वसूल की जाती थी। सायक संधि के तहत, यहां लिखो विकास में, सायक संधि के तहत आवश्यकता होने पर कंपनी के द्वारा देशी रियासतों को सैनिक सहायता दी जाती थी, इसके बदले में कंपनी इन राज्यों से विपुल धनराशि वसूल करती थी। पहला विकास, सायक संधि का विकास किया। दूसरा, सायक संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देशी राज्यों के नरेशों के वहां स्थायी सेना रखती थी, इसके बदले में वे इन राज्यों से धन प्राप्त करती थी। सायक संधि के तहत कंपनी देशी राज्यों के नरेशों के पास स्थायी सेना रखती थी, उसके बदले में उनसे धन प्राप्त करती थी। कंपनी सेना के खर्च के लिए देशी रियासत के राज्यों से भू भाग प्राप्त करती थी। कंपनी, यहां 3-4 बिंदु लिखे, कंपनी सेना के खर्च के लिए देशी रियासतों से कंपनी सेना के खर्च के लिए देशी रियासतों से भूभाग प्राप्त करती थी, जिससे कहीं देशी रियासतों ने उनको भूभाग दिया था। जैसे अपन बात करें तो हैदराबाद ने भूभाग दिया, अवध ने भी अपना भूभाग दिया था सेना का खर्चा चलाने के लिए। तो ये तो उनका विकास था। चलिएगा, सायक संधि के तहत आवश्यकता होने पर कंपनी के द्वारा देशी रियासतों को सैनिक सहायता दी जाती थी,
इसके बदले में कंपनी इन राज्यों से विपुल धनराशि प्राप्त करती थी। पहला विकास ये था। इसका विकास कैसे हुआ? दूसरा, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कंपनी देशी राज्य के नरेशों के या स्थायी सेना रखती थी, उसके बदले में उनसे धन प्राप्त किया करती थी। तीसरा बिंदु है, कंपनी सेना के खर्च के लिए देशी रियासतों से भूभाग प्राप्त करती थी। यह तो उनका विकास था। आइए इनके गुण के बारे में पढ़े। कंपनी की सर्वोसत्ता, सत्ता है ये बेटा, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गई, सत्ता आप लिखिएगा, इसको प्रतिष्ठित करना। लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर होने के कारण वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वशक्तिमान बनाना चाहते थे, सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था कंपनी का, और इनका यह उद्देश्य सहायक संधि के माध्यम से। लॉर्ड वेलेस्ली लिखिए, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी था, साम्राज्यवादी होने के कारण, साम्राज्यवादी होने के कारण, साम्राज्यवादी होने के कारण कंपनी की भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता, उसको सर्वोच्च बनाना, सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। सहायक संधि के द्वारा यह उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस संधि के द्वारा यह उद्देश्य पूर्ण हुआ। पहला कारण, एक इतिहासकार कहते हैं, नाम है इतिहासकार स्मिथ के अनुसार, लिखिए, इतिहास में बहुत सारे इतिहासकार, इतिहासकार स्मिथ के अनुसार सहायक संधि द्वारा, इतिहासकार स्मिथ के अनुसार सहायक संधि द्वारा भारत में इंग्लैंड को सर्वशक्तिमान बनाना चाहता था। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के द्वारा भारत में इंग्लैंड को सर्वशक्तिमान बनाना चाहता था, इंग्लैंड को सर्वशक्तिमान बनाना चाहता था, ये ध्यान रखिए, बनाना चाहता था। वो कंपनी को एक चरम सीमा पर पहुंचाना चाहता था लॉर्ड वेलेस्ली। ये कंपनी को चरम सीमा पर पहुंचाना चाहता था। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के तहत की अपन बात करते हैं, ये ध्यान रखना। कंपनी की सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित होना, लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी शासक होने के कारण भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। यह संधि के द्वारा यह उद्देश्य भी उनका पूर्ण हुआ। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के द्वारा भारत में इंग्लैंड को सर्वशक्तिमान बनाना चाहता था। लिखिए, यह कंपनी को श्रम सीमा पर पहुंचाना चाहता था। कौन? कंपनी को श्रम सीमा पर पहुंचाना चाहता था। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली, जो इस सहायक संधि के हीरो है। क्या है? सहायक संधि के हीरो। सहायक संधि के क्या है? वो हीरो है।
सायक संधि के क्या है, हीरो है, ये ध्यान रखना आपको। अपन दूसरे बिंदु की बात करें, दूसरा बिंदु है यूरोपीय शक्तियों से भय से मुक्ति। सायक संधि के द्वारा, सायक संधि के द्वारा फ्रांसीसियों के प्रभाव को भारत से समाप्त किया गया। सायक संधि के द्वारा, सायक संधि के द्वारा सायक संधि के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त किया गया। संधि से पूर्व सायक संधि के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त किया गया। सायक संधि के द्वारा, इसको यहाँ लॉक करना है, इसको चलो कोई नहीं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसके कारण से मुझे थोड़ा उधर वीडियो पे ध्यान देना पड़ा। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो चलो अपन वापस कंटिन्यू करते हैं। सायक संधि के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त किया गया। संधि से पूर्व, यहां ध्यान रखना, ये लिखो, संधि से पूर्व, यहां लिखता हूं, संधि से पूर्व फ्रांसीसी देसी रियासत के राजाओं द्वारा उनके राज्यों में नियुक्त किए जाते थे। संधि से पूर्व फ्रांसीसी देसी रियासत के राजाओं द्वारा उनके राज्यों में नियुक्त किए जाते थे। ये फ्रांसीसी राजाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे। ये फ्रांसीसी राजाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे। प्रशिक्षण कौन देते थे? फ्रांसीसी। लेकिन सायक संधि होने के बाद फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाला गया, उनके प्रभाव को कम कर दिया गया। देसी रियासत के राजाओं ने फ्रांसीसियों को अपने राज्य से उनको निकाला गया। ये फायदा यूरोपीय शक्तियों से भय से मुक्ति। देखो, सायक संधि के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। इससे पूर्व फ्रांसीसी देसी रियासत के राजाओं द्वारा उनके राज्यों में नियुक्त किए जाते थे। लिखिएगा, ये फ्रांसीसी देसी रियासत के जो राजा साहब थे, उनके राजकुमार थे, उनको सेना का प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे। जैसे ही सायक संधि हो गई तो उनके प्रभाव हैं वो थोड़े कम हो गए। क्या हो गए? प्रभाव कम हो गए। उनको भारत से निकाला गया सायक संधि के तहत। ये ध्यान रखना। देश में आंतरिक शांति की स्थापना, एक और फायदा हुआ। सायक संधि के तहत देश के अंदर जो आंतरिक वो बाह्य अशांति फैली हुई थी वो समाप्त हो गई। सायक संधि के तहत
संधि के तहत देश में, शायक संधि के तहत देश में आंतरिक व बाह्य शांति स्थापित हुई। शांति स्थापित हुई शायक संधि के द्वारा। एक और फायदा हुआ, अपन गुण की बात करते हैं, देश में आंतरिक व बाह्य। शायक संधि के द्वारा देशी रियासतों के राजाओं के आपसी संघर्ष समाप्त हुए। देशी रियासतों के राजाओं के, देशी रियासतों के राजाओं के आपसी संघर्ष समाप्त हुए। आपसी संघर्ष क्या हुए? शायक संधि के द्वारा देशी राजाओं के जो साम्राज्य विस्तार की जो भावना थी, वो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा। संधि के द्वारा, इसके द्वारा देशी राजाओं के साम्राज्य विस्तार यहां लिख देता हूं। देशी राजाओं के साम्राज्य विस्तार व महत्वाकांक्षाओं पर, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाओं पर प्रतिबंध लगा। महत्वाकांक्षाओं पर प्रतिबंध लगा। शायक संधि के तहत देशी रियासत की राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए देश के अंदर शांति स्थापित थी। देशी रियासत के राजा कंपनी के अधीन अपने आप को, देशी रियासत लिखिएगा साथ में, कंपनी के अधीन अपने आप को कंपनी के अधीन अपने आप को सुरक्षित मान रही थी। ये ध्यान रखना कि देखो, देशी रियासत में कंपनी के अधीन अपने आप को सुरक्षित, इसलिए वहां पर जो इंडिया का जो वातावरण था वो बड़ा शांतिपूर्ण था। शायक संधि का इंडिया का जो वातावरण है वो शायक संधि के तहत शांतिपूर्ण हो गया। वातावरण बहुत शांत हो गया। लड़ाई झगड़े, दंगे, आपसी संघर्ष वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। ऐसी संधि करने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। अगले बिंदु पर अपन बात देखो, साथ में जरूर नोट करते रहे, कॉपी में लिखते भी रहे, ताकि क्या है कि आपको साथ में याद करने के अलावा लिखने में भी फायदा हो जाए। ये देखो साथ में, शायक संधि के अनुसार देश में आंतरिक बाह्य शांति स्थापित हुई। देशी रियासतों के राजाओं के आपसी संघर्ष समाप्त हुए। पहले लड़ाई, राजा महाराजा लड़ाई करते थे, झगड़े समाप्त हुए। शायक संधि के द्वारा देशी रियासतों के साम्राज्य विस्तार की जो महत्वाकांक्षा है उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा। देशी रियासत के कंपनी के अधीन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। देश में पूरी तरह से जो वातावरण था वो बड़ा शांत था। थोड़ा जल पी लेते हैं, 2 मिनट वहां पे चाहता हूं। चलिएगा, सॉरी। अगला बिंदु, देशी राज्यों के आंतरिक शासन पर कंपनी का नियंत्रण कैसे था? कंपनी का नियंत्रण कैसे रहता था? क्या कंपनी स्वयं इस शासन को संभालती थी? नहीं संभालती तो क्या अपना रेजिडेंट नियुक्त करती थी? रेजिडेंट क्या कार्य करता था?
सहायक देशी राज्यों के आंतरिक शासन पर कंपनी का नियंत्रण। सहायक संधि के तहत देशी रियासतों में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किए गए। ये रेजिडेंट देशी राजाओं के राज्य के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में कंपनी को अवगत करवाते थे। ये रेजिडेंट देशी रियासतों के राजाओं की स्थिति के बारे में कंपनी को अवगत करवाते थे। कंपनी को अवगत कराते थे। जैसे कोई कमी होगी देशी रियासत के राजा, अगर कोई भी देशी रियासत का राजा ये कंपनी को अवगत करवाते थे कि ये राजा आपके बारे में ऐसा सोचता है, सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलते थे। अगर कोई देशी रियासत कंपनी के विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र रचती थी, कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र रचती थी, तो अगर कोई देशी रियासत कंपनी के विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र रचती थी तो उनकी रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के पास पहुंचाई जाती थी। ये ध्यान रखना, इतना अपन करेंगे। साथ में लिखते रहे बेटा कि आप अपने रास्ते खुद सुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आप अपना ध्यान केंद्रित करके रखिएगा, इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। एक एक बिंदु को आपको लिखवा रहा हो, आपके साथ खड़ा हो, तो आप भी साथ में जरूर लिखिएगा। चलिएगा, देशी राज्यों के आंतरिक शासन पर सहायक संधि के तहत देशी रियासत अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त करती थी। रेजिडेंट देशी रियासत की राजाओं की स्थिति के बारे में कंपनी को अवगत करवाते थे। अगर कोई भी देशी रियासत कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र रचती थी तो उसकी सूचना रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी को दी जाती थी। ये रेजिडेंट इतना मजबूत था, ये देशी रियासत में शांति स्थापित करने के लिए रेजिडेंट की नियुक्त किए जाते थे। शांति स्थापना करने के लिए रेजिडेंट नियुक्त किए जाते थे। इस पर भी अपन थोड़ा गौर करेंगे। तो रेजिडेंट कोई भी छोटी मोटी बातें होती थी सीधा कंपनी के पास पहुंचाने का कार्य रेजिडेंट किया करते थे। तो अगले बिंदु की ओर अपन लेके चलता हूं आपको, चलेगा। देशी राज्यों के आपसी झगड़ों का अंत। सहायक संधि के जो माध्यम से जो देशी रियासत के जो राजा थे वो उत्तराधिकारी को लेकर या किसी राज्य को हड़पने को लेकर आपस में लड़ते रहते थे, छोटी मोटी बातों को लेकर। लेकिन जैसे ही सहायक संधि हुई तो उनके आपसी जो झगड़े हैं वो पूरी तरह से समाप्त हुए। जब भी इन देशी रियासत के राजाओं के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो उसको निपटाने का जो कार्य है वो कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। एक फायदा हो गया तो राजा महाराजा मौज करते थे, बस घर पे बैठे बैठे पड़े रहते थे और मौज करते थे, क्योंकि सारा कार्य अंग्रेज अब निठल्ले हो गए थे, उनके पास कोई कार्य नहीं था। तो फिर वो क्या करते थे, मौज विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहे थे।
तो आइए इसमें देशी राज्य के में आपसी झगड़ों का अंत। सायक संधि के तहत सायक संधि के तहत देशी रियासत की राजाओं के आपसी झगड़े समाप्त हो गए। अगर इन राज्यों में आपसी झगड़ा हो जाता था, अगर इन राज्यों में आपसी झगड़ा हो जाता था तो उसको निपटाने का कार्य कंपनी के द्वारा किया जाता था। अगर इन राज्यों में आपसी झगड़ा हो जाता था तो उनको निपटाने का कार्य कंपनी के द्वारा किया जाता था। सायक संधि के तहत देशी रियासत के राजाओं के आपसी झगड़े समाप्त हो गए। अगर इन राज्यों में आपसी झगड़ा हो जाता था तो इन झगड़ों को निपटाने का कार्य कंपनी के द्वारा किया जाता था। झगड़ा हो गया, कंपनी आए और राजा महाराजा को मौज करना, बस और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अब उनके पास कोई कार्य भी नहीं था। चलिएगा, कंपनी का राज्य युद्ध से मुक्त होना, सायक संधि के तहत जितने भी युद्ध लड़े गए वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि पर न लड़के देशी रियासत की भूमि के ऊपर लड़े गए। जितने भी युद्ध है तो कंपनी के युद्ध राज्य से पूरी तरह से क्या हो गई थी? मुक्ति। सायक संधि के तहत अब जितने भी युद्ध सायक संधि के तहत जो युद्ध लड़े गए वो ब्रिटिश कंपनी की भूमि पर न लड़कर कंपनी की भूमि पर न लड़कर कंपनी की भूमि के ऊपर न लड़कर देशी रियासतों की भूमि के ऊपर लड़े गए। इसलिए कंपनी का जो युद्ध है वो पूरी तरह से क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। आइए, कंपनी राज्य से पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। अब जो भी युद्ध होगा वो देशी रियासत के, जैसे देशी रियासत है हैदराबाद है, अवध है, मैसूर है, तंजौर है, इन्हीं राज्यों के ऊपर लड़े जाएंगे। अब इस कंपनी का इसमें कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं था। चलिएगा, कंपनी के साम्राज्य में वृद्धि। सायक संधि के द्वारा कंपनी के साम्राज्य का विस्तार हुआ। वेलेजली ने हैदराबाद के साथ 1798 ईस्वी में संधि करने के बाद हैदराबाद का भूभाग उनको प्राप्त हुआ। मैसूर के साथ 1799 ईस्वी में अवध के साथ 1801 में संधि करने पर उनको आगरा व दिल्ली
के ऊपर भी अधिकार प्राप्त हुआ। कंपनी के द्वारा 1801 ईस्वी में अवध के नवाब शहादत अली के साथ संधि करने पर, साथ में लिखिए, साथ संधि करने पर उनको आगरा व दिल्ली का राज्य, आगरा और दिल्ली का अधिकार प्राप्त हुआ। अन्य देशी रियासत के राजाओं ने अपना भूभाग देकर वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना के रूप में तैनात किया। अन्य देशी रियासत के राजाओं ने भी, यहां पर लिखता हूं, अन्य देशी रियासत के राजाओं ने भी, अन्य जैसे बहुत सारी अन्य, तंजौर है, मैसूर है, आप नाम लिख सकते हैं, बहुत सारी, जैसे अवध है, उड़ीसा है, अन्य देशी रियासतों की राजाओं ने भूमि देकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने यहाँ पर राज्य में तैनात किया कि हम आपको अपना भूभाग देकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को क्या कर दिया, तैनात कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या, सायक संधि में साम्राज्य के विस्तार की वृद्धि, कंपनी में साम्राज्य विस्तार हुआ। वेलेजली ने हैदराबाद के साथ संधि की थी 1798 में, टाइम पीरियड नोट करें। इस संधि के तहत उनको हैदराबाद का विशाल भूभाग प्राप्त हुआ। 1801 में अवध के साथ में संधि की गई थी। उस समय जो नवाब थे वो शहादत अली थे। इनके साथ संधि करने पर उनको दिल्ली व आगरा के आसपास का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद अन्य देशी रियासत राजाओं ने भी वेलेजली के साथ में सहायक संधि की, अपना बहुत बड़ा भूभाग सेना के खर्चे के रूप में दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले बिंदु की बात करें, कंपनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि, ये ध्यान रखना, कंपनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि लास्ट बिंदु है, इस पर अपन बात करेंगे। कंपनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि कैसे हुई, कंपनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि। सहायक संधि के तहत कंपनी की सेना में वृद्धि हुई। सहायक संधि के तहत कंपनी की, सहायक संधि के तहत कंपनी की सेना में वृद्धि हुई। सहायक संधि के तहत कंपनी की सेना में वृद्धि हुई। कंपनी अपने बिना किसी खर्च पर, कंपनी बिना किसी खर्च पर, कंपनी देशी रियासतों के खर्च पर, कंपनी देशी रियासतों के खर्च पर उनके राज्यों में सेना रखती थी और सेना के खर्च का बोझ है वो देशी रियासतों के ऊपर डाल दिया। सहायक संधि के तहत कंपनी ने एक विशाल सेना बिना किसी खर्च पर, कंपनी ने एक विशाल सेना बिना किसी खर्च पर भारत के विभिन्न भागों में रखने में समर्थ हो गई। कंपनी इतनी बड़ी सेना रखी गई थी इस संधि के तहत, इतनी विशाल सेना, क्योंकि खर्चा तो देशी रियासत के राजाओं का होता था, तो बहुत सारी जो उनकी जो सेनाएं थी वो रियासतों में रखी जाती थी
और भारत के विभिन्न भागों में पहले तो क्या होता था, अंग्रेज संधि से पूर्व क्या होता था, सीमित मात्रा में ही सैनिक मंगवाते थे ताकि पैसे भी उनको बहुत कम देने पड़ते थे। लेकिन अब क्या पता, उनको लगा कि अब सेना का खर्चा अपन को तो चलाना नहीं है, देसी रियासत के राजा चलाएंगे, अपने क्या टेंशन लेना है, बहुत सारी सेना रखो। देसी रियासत के अंदर जगह जगह कोने पर उन्होंने अपनी सेना रखी, आजिद कोने सभी राज्यों में। ये सेना रखी तो देसी रियासतों के लिए थी, ये सेना रखी तो देसी रियासतों के लिए, लेकिन आवश्यकता होने पर इस सेना का उपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं करती थी। ऐसी सेना रखी तो देसी रियासतों के लिए थी, लेकिन आवश्यकता होने पर कंपनी इस सेना का उपयोग अपने फायदे के लिए करती थी। ये उनके प्रमुख गुण थे। एक बार कंपनी, सायक संधि के द्वारा कंपनी की सेना में वृद्धि हुई। क्या बिना किसी खर्च में कंपनी ने भारत के विभिन्न कोने पर अपनी बहुत बड़ी सेना बढ़ा दी थी। कहने को तो ये देसी रियासतों के लिए सेना थी, लेकिन आवश्यकता होने पर कंपनी इस सेना का उपयोग अपने खुद के फायदे के लिए करती थी। तो ये सायक संधि के बहुत इंपॉर्टेंट गुण थे। अगले वीडियो में हम सायक संधि के पार्ट 2 को लेकर आएंगे। कौन कौन से राज्य, ऐसा क्या कारण हुआ कि उन राज्यों को भारत के अंदर किस प्रकार से मिलाया गया था, क्या कारण हुआ, कौन सी समस्या उन राज्यों के सामने आपत आ पड़ी थी जिसके कारण अंग्रेजों के झोले में उनको जाना पड़ा, क्या कारण हुआ। तो इस पर अपन मंथन करेंगे अगले पार्ट्स में, और अगले पार्ट्स में आप मेरा इंतजार कीजिएगा। इतिहास जिज्ञासु भाई आपके सामने बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर आएगा। इसके लिए चलिएगा, आपको ये लास्ट में सिर्फ 2 नंबर में प्रश्न आते हैं, तो एक मैं जाते 2 नंबर का प्रश्न आपको करवा देता हूं। चलिएगा, ये हो गया है, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ। चलिए 2 नंबर में एक तो ये है कि सायक संधि के जनक कौन थे, हीरो कौन थे, सायक संधि के जनक कौन थे, ये प्रश्न एक बार देखिए। तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। ये 2 नंबर में प्रश्न कई बार आया है, वेलेस्ली। दूसरा प्रश्न 2 नंबर में यहां से पूछा जाता है कि सायक संधि के तहत हैदराबाद का विलय कब किया गया था। तो इसका टाइम पीरियड है 1798 ईस्वी, नोट कीजिएगा। तीसरा है अवध का विलय कब किया गया था, इसका टाइम पीरियड आप बाद नोट कीजिएगा 1801 में। ये ध्यान रखना। सायक संधि क्या थी कि देसी रियासत के राजाओं के वहां सेना रखी जाती थी, सेना का खर्चा देसी रियासत के राजा साहब चलाते थे, उसको बोलते थे सायक संधि। और कई इतिहासकार कहते हैं सायक संधि का जनक हम तो लॉर्ड वेलेस्ली को नहीं मानते, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मानते। भाई इतिहासकार का कहना है, कहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले पार्ट्स में हम मिलते हैं सायक संधि भाग 2 को लेकर। धन्यवाद।